Assalamu alaikum. Hope you all would be fine. Today we are going to start a new lecture. आज हमने न्यू लेक्चर स्टार्ट करना है इन इस्लामिक बैंकिंग दैट इज़ अबाउट सलम एंड इस्तिस्ना बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू carry out a detailed discussion on the concept of salam. We have to understand that what do we mean by salam and how can we explain the concept of salam, what are its basic rules and what are its basic conditions, and how salam can be used as a mode of as an Islamic mode of financing in Islamic banks and other Islamic financial institutions. So first of all we have to proceed with this concept, and after that we'll move towards the concept of istisna. So now coming back towards the concept of salam. सलम का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले हमने सेल के कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना होगा शरिया में कि सेल की वैलिडिटी से रिलेटेड हमें क्या बताया जाता है इस्लाम में. सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट दी कंडीशंस ऑफ सेल, तो हमें ये बताया जाता है कि सलम भी एक तरह से सेल ही की एक टाइप है. बेसिकली सलम इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल. सो दैट्स वाई सलम की तरफ जाने से पहले वी शुड नो दैट व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ सेल. सेल की वैलिडिटी के बारे में हमें ये कहा जाता है कि जो आप कमोडिटी जिसकी डीलिंग कर रहे हैं, जिस कमोडिटी की आप सेल कर रहे हैं, सो इट शुड बी ईदर इन दी फिज़िकल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द सेलर. इट मस्ट बी विद इन द फिज़िकल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द सेलर. एंड फिज़िकल एंड कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का कॉन्सेप्ट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास दैट द कमोडिटी शुड बी ईदर विद इन योर फिज़िकल पोजेशन, मीन्स आपने फिज़िकली कमोडिटी एक्वायर कर ली होगी फ्रॉम द सेलर, और इट मस्ट बी इन दी constructive possession, means you have purchased the commodity, you are now the owner but the commodity is lying somewhere else. commodity जो आपने परचेज़ कर ली है वो फ़िलहाल किसी और के पास है. लेट्स सपोज़ कोई कार आपने परचेज़ की है, वो फ़िलहाल किसी और के गैराज में खड़ी है या कहीं और किसी और बारगेन में खड़ी है. सो दिस commodity belongs to you, so you can say that this is in your constructive possession. सो शरिया में ये कहा जाता है दैट फॉर अ वैलिड सेल द कमोडिटी दैट यू हैव परचेज्ड मस्ट बी विद इन योर पोजेशन, ईदर फिज़िकली और ईदर कंस्ट्रक्टिवली. जब हम ये बात करते हैं, सो अगेन देयर आर थ्री बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट. जब हम ये स्टेटमेंट कहते हैं तो अगेन दिस स्टेटमेंट हैज़ फर्दर थ्री कंडीशंस, और यू कैन से फर्दर थ्री इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट. एक इंग्रेडिएंट ये है जब हम कहते हैं कि द कमोडिटी मस्ट बी विद इन द फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द सेलर, कि आपने जो है आपने ऐसी कमोडिटी को सेल करना होगा जो कि आपकी या तो फिजिकल पोजेशन में हो या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में हो. तो इसके फर्दर हमारे पास थ्री इंग्रेडिएंट्स हैं. वो थ्री इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? जब भी आप सेल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, द सेल एग्रीमेंट इज़ कैरिड आउट बेसिकली बिटवीन सेलर एंड बायर, एज वी ऑल नो इट वेरी वेल. तो ये आपको ये कह रहे हैं कि व्हेनेवर द सेलर इज़ गोइंग टू सेल आउट अ कमोडिटी और सेल आउट अ प्रोडक्ट, सो जो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने बताई है वो ये है द कमोडिटी मस्ट बी एग्जिस्टिंग. जो कमोडिटी आप सेल आउट करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कमोडिटी मस्ट बी एग्जिस्टिंग. सो ऑल दोज कमोडिटीज़ विच आर नॉट एग्जिस्टिंग येट, सो यू कैन नॉट कैरी आउट डीलिंग्स ऑफ दोज कमोडिटीज़. अगर उनकी एग्जिस्टेंस अभी तक नहीं है और आप उनकी सेल आउट कर रहे हैं, तो ऐसी सेल के बारे में कहा जाता है दैट दिस इज़ इनवैलिड इन शरिया, दिस इज़ इनवैलिड फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट्स वाई जब भी आपने कमोडिटी कोई सेल आउट करनी होगी, सबसे पहले एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि वो कमोडिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए. मींस के अगर वो कमोडिटी अभी तक सेलर ओन नहीं कर रहा तो वो उसको सेल आउट भी नहीं कर सकता. सेकंड ये है कि द सेलर शुड हैव एक्वायर्ड द ओनरशिप ऑफ दैट कमोडिटी. ठीक है, एक तो ये है कंडीशन कि कमोडिटी मस्ट बी एग्जिस्टिंग. सेकेंड कंडीशन ये है कि वो कमोडिटी सेलर की ओनरशिप में होनी चाहिए. ओनली देन ही कैन सेल इट आउट फर्दर टू दी बायर. वो कमोडिटी जिसकी आप डीलिंग करना चाह रहे हैं वो आपकी ओनरशिप में होनी चाहिए, तभी आप इसको किसी दूसरे पे सेल आउट कर सकते हैं. एंड द थर्ड कंडीशन इज़ दैट मेयर ओनरशिप इज़ नॉट एनफ, इट शुड बी विद इन द पोजेशन ऑफ द सेलर.
just ownership is not sufficient to carry out the dealing of sale, but it must be within the possession of the seller as well. Possession हम already discuss कर चुके हैं that it must be either in the physical or constructive possession of the seller. So these are 3 basic ingredients of valid sale. वैसे तो बहुत से ingredients हैं, I think so 12 basic rules या conditions हमने study किए थे that were relevant with the sales, with the rules of sales according to Sharia. बट जो 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं या जो 3 बेसिक रूल्स हैं, दीज आर, फर्स्ट इज़ दैट द कमोडिटी मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सेल, सेकंड इज़ दैट द कमोडिटी मस्ट बी विद इन द ओनरशिप ऑफ द सेलर, एंड थर्ड इज़ दैट द कमोडिटी मस्ट बी विद इन द पोजेशन ऑफ द सेलर, ईदर फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द सेलर. ये हमारे पास 3 बेसिक रूल्स हैं वैलिड सेल के. अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स सलम. अब जब बात आती है वैलिड सेल की, तो हमारे पास जब हम इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं या इस्लामिक बैंक्स की बात करते हैं, सो देयर आर 2 जनरल एक्सेप्शंस टू दीज रूल्स ऑफ वैलिड सेल. इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पास हैं या जो इस्लामिक बैंक्स जो हैं, वो समटाइम्स इट हैपन्स कि वो वैलिड सेल के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, वो ये शरिया की परमिशन से कर रहे होते हैं. ऐसी बात नहीं है दैट दे आर गोइंग अगेंस्ट शरिया एंड दे आर कमिटिंग अ क्राइम, बट इन कंसल्टेशन विद द शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड एंड इन कंसल्टेशन विद द स्कॉलर्स, जो आपके पास इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनसे प्रॉपर एडवाइजरी सर्विसेज लेने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि अगर ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स इनमें से कोई एक स्किप भी हो जाए, तब भी जो इस्लामिक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकेंगे, वो परमिसिबल होंगे ऐसे ऑपरेशंस. वो ऑपरेशंस कौन से हैं? दीज आर बेसिकली द ऑपरेशंस ऑफ सलम एंड इस्तिस्ना. सलम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स इस्तिस्ना. बेसिकली ये कहा जाता है कि जब हम जनरल रूल्स ऑफ सेल की डिस्कशन करते हैं या जो हमारे पास बेसिक रूल्स हैं सेल के, उसमें अगर कुछ रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, तो ऐसी ही एक कंडीशन हमारे पास हमें नज़र आएगी सलम में. सलम में ऐसा होता है कि सलम इज़ अ काइंड ऑफ सेल, बट हमें नज़र आएगा कि ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़े हैं, ये इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें सलम में नज़र नहीं आएंगे, ऑल्दो वी से दैट सलम इज़ अ काइंड ऑफ सेल. अब हम जब सलम की डेफिनेशन डिस्कस कर लेंगे, सो देन दिस कॉन्सेप्ट वुड बी मोर clearer to you. Now coming towards the definition of salam, salam is basically a sale whereby seller undertakes to supply some specific goods to the buyer at a future date in exchange of an advanced price fully paid at spot. सलम हमारे पास इट्स अ काइंड ऑफ सेल, जहाँ पे हमारे पास सेल में आपको पता है वी हैव 2 पार्टीज़, ऑन वन हैंड वी हैव सेलर एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव बायर. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास सेलर होता है, ही प्रोवाइड्स सम स्पेसिफिक कमोडिटीज़ टू द बायर बट at some future date in exchange of an advanced price fully paid at spot. हमारे पास सेलर होगा एंड बायर होगा. सेलर सप्लाई करेगा कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ टू द बायर बट नॉट नाउ बट इन फ्यूचर. अभी सप्लाई नहीं करेगा, एट सम फ्यूचर डेट, कोई फ्यूचर टाइम होगा जिसमें सेलर जो है वो कमोडिटी सप्लाई करेगा बायर को, और बायर क्या करेगा कि एडवांस प्राइस पेमेंट कर देगा. मींस जो कमोडिटी बायर परचेज करना चाह रहा है वो उसकी प्राइस एडवांस में पे कर देगा. सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सलम. सलम में हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो सकती हैं वो आप देख सकते हैं. सलम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम बायर को रब्बुस्सलाम कहते हैं, सेलर को हम मुस्लिम इलैह कहते हैं, एंड कैश प्राइस जो इन्वॉल्व होती है सलम में उसको रसूल माल कहते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज दैट आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सलम. एंड द परचेज्ड कमोडिटी इज़ कॉल्ड मुस्लिम फ़ी. ठीक है, ये 4 बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं. तो अब सलम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए यू कैन ऑल्सो सी दिस डायग्राम. सलम में हमारे पास क्या है? ऑन वन हैंड वी हैव सेलर एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव बायर. नाउ व्हाट हैपन्स इन सलम इज़ दैट seller provides goods to the buyer but in some future date, not now. The seller will provide goods to the buyer but in future, and what happens is that buyer is going to make payment to the seller on the spot. बायर ने ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी होगी, बट सेलर क्या करेगा? प्रोडक्ट की प्रोविजन करेगा टू द बायर इन फ्यूचर. सो नाउ व्हाट इज़ द विजडम बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट को क्यों इन किया गया है? वाई वी हैव डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट और वाई वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या ये कॉन्सेप्ट कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, कहाँ से ये इस्टेब्लिश हुआ है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस कॉन्सेप्ट? तो ये हम डिस्कस करेंगे
कि नॉर्मली ये कहा गया है कि सलम का कॉन्सेप्ट क्यों इन हुआ है। समटाइम्स अगर हम पास्ट को रीड आउट करें, अगर हम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के टाइम में चले जाएं, तो उस ज़माने में जब हमारे पास रिबा को प्रोहिबिट किया गया था, रिबा को फॉरबिड किया गया था, सो एट दैट टाइम जो हमारे पास फार्मर्स थे एंड ट्रेडर्स थे, दे वर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता था ओल्ड टाइम्स में, इन द टाइम्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस टाइम में ऐसा होता था कि फार्मर्स यूज टू टेक लोन फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, लैंडलॉर्ड से वो लोन ले लेते थे ताकि उन पैसों से, उस लोन से वो सीड्स परचेज़ कर सकें या रॉ मटेरियल्स परचेज़ कर सकें या वटेवर फर्टिलाइज़र से जो भी उन्होंने परचेज़ करना हो वो परचेज़ कर सकें और जो उनका फार्म है उसको ग्रो कर सकें। और जब वो फार्म ग्रो हो जाता था तो उसमें से जो है उन्होंने जो अमाउंट ली होती थी लैंडलॉर्ड से या जो लोन लिया होता था उसको विद इंटरेस्ट पे बैक करना होता था लैंडलॉर्ड्स को। ऑन दी अदर हैंड ट्रेडर्स भी इसी तरह ऑपरेट करते थे, दैट दे यूज टू टेक मनी फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, दे यूज टू बोरो मनी फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, और वो ट्रेड करते थे उन पैसों से, और जब वो ट्रेड कर लेते थे और जो प्रॉफिट जनरेट होता था उसको माइंड में रखते हुए ट्रेडर्स ने फिर लैंडलॉर्ड्स को जो लोन लिया होता था वो वापस करना होता था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के टाइम में इंटरेस्ट को प्रोहिबिटेड समझा गया, जब ये ऑर्डर्स इशू हुए दैट रिबा इज़ फॉरबिडन बाय अल्लाह एंड यू हैव टू लाइक इट इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, सो इट क्रिएटेड ग्रेट डिफ़िकल्टी फॉर फार्मर्स एज वेल एज़ फॉर ट्रेडर्स। उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि जो फार्मर्स थे वो क्रॉप्स इसी बेस पे ग्रो करते थे कि वो लैंडलॉर्ड से लोन लेकर उन्हीं पैसों से परचेजेस करते थे और क्रॉप ग्रो करते थे, और उसके बाद लैंडलॉर्ड को जो उन्होंने लोन लिया होता था, बोरोइंग्स की होती थी, वो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट उनको पे बैक करते थे। सेम वाज द केस विद ट्रेडर्स, दैट दे also used to take loan from landlords or businessmen, और जब उनका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता था so they had to pay back the borrowed money along with the interest। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया that interest is haram and riba is haram and riba is prohibited in all the activities of life, तो उसके बाद से फिर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स के लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो गई थी कि अब वो कैसे सर्वाइव करेंगे, हाउ दे विल अर्न देयर लिविंग। सो इन दैट केस सलम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और ये कहा गया कि the farmers can do agreement with the buyers that अगर जो है फार्मर्स को जो है बायर्स पैसे प्रोवाइड कर दें फॉर द टाइम भी, तो फार्मर्स क्या करेंगे, फ्यूचर में जो क्रॉप्स ग्रो करेंगे उस क्रॉप्स का जो फ्रूट होगा या जो भी वेजिटेबल्स होंगी वो उन बायर को फ्यूचर डेट में प्रोवाइड की जाएंगी। इसी तरह ट्रेडर्स को भी ये कहा गया कि वो किसी भी बिजनेसमैन से या किसी भी जो आपके पास हाई क्लास थी उनके साथ ये एग्रीमेंट कर लें कि वो जो है उनको अभी प्राइस की पेमेंट कर लें, और ट्रेडर्स ट्रेड करने के बाद जो उनकी अर्निंग्स होंगी, जो वो कमोडिटीज़ इंपोर्ट करेंगे या जो कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें से कुछ पोर्शन वो बायर को भी पे कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे इन फ्यूचर। तो इस वजह से फिर सलम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। सलम में इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई कि हाँ आप कमोडिटी फ्यूचर डेट में प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली तो ये कहा जाता है दैट फॉरवर्ड सेल्स इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम, कि आप एक एग्रीमेंट कर लें बायर के साथ कि मैं आपको फ्यूचर में कमोडिटी प्रोवाइड करूँगा, तो बायर भी आपको ये कहता है कि ठीक है मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट कर लूँगा। सो सच टाइप ऑफ सेल इज़ नोन टू बी फॉरवर्ड सेल्स विच इज़ बेसिकली नॉट अलाउड इन इस्लाम। लेकिन सलम के केस में आपको ये परमिसिबिलिटी दी गई है कि आप सेलर ये एग्रीमेंट करता है दैट आई विल प्रोवाइड यू कमोडिटी इन फ्यूचर डेट, और बायर आपको एडवांस पेमेंट कर लेता है ऑन द स्पॉट जो आपको पेमेंट चाहिए होती है। इससे सेलर को ये फ़ायदा हो जाता है कि उसे जो मनी रिक्वायर्ड थी, जो उसको फ़ंड्स रिक्वायर्ड थे, वो उसको टाइम पे मिल जाते हैं, और उन फंड्स को यूटिलाइज़ करते हुए वो जो अपना बिज़नेस है उसको कैरी ऑन करता है, और उस बिज़नेस से जो कमोडिटीज़ वो जनरेट कर रहा होता है वो कमोडिटीज़ उसने बायर को फ्यूचर में प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पर आप एक बात नोट करें कि यहाँ पर चाहे फार्मर्स हैं या चाहे ट्रेडर्स हैं, उनको जब बायर पैसे प्रोवाइड करते हैं, फ़ंड्स प्रोवाइड करते हैं, और फार्मर्स अपना बिज़नेस क्रॉप जो है ग्रो कर रहे हैं और ट्रेडर्स अपना बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है व्हाटएवर, तो जब वो अर्निंग्स करते हैं तो वो अर्निंग्स जो है बायर को नहीं आप प्रोवाइड करेंगे, बट जो आपकी फार्मर का केस है तो जो क्रॉप्स आपने जो है यील्ड की हैं वो क्रॉप्स आप जो है उसका कुछ पोर्शन बायर्स को प्रोवाइड करेंगे। मींस यू हैव टू प्रोवाइड अ कमोडिटी टू द बायर। सेम इज़ द केस विद द ट्रेडर्स के ट्रेडर्स को जो पैसा प्रोवाइड किया गया है उसके बदले में ट्रेडर्स ने कोई ना कोई कमोडिटी प्रोवाइड करनी होगी बायर को इन फ्यूचर। सो ऑन वन हैंड कमोडिटी इज़ इन्वॉल्व्ड एंड ऑन द अदर हैंड
पेमेंट और प्राइस इज़ इन्वॉल्व और कैश इज़ इन्वॉल्व। तो आप देख सकते हैं कि सलम के केस में कमोडिटी मस्ट इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि फार्मर्स पैसे ले लेते हैं और जिससे पैसे लिए हैं बायर से, उसको वो ये कहते हैं कि फ्यूचर में हम आपको जो है आपके पैसे वापस कर देंगे, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज डेट अगेंस्ट डेट विच इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम। सेम इज़ द केस विद दी ट्रेडर्स कि अगर वो भी बायर से पैसे ले लेते हैं और उनको ये कहते हैं कि फ्यूचर में वी विल गिव यू बैक योर अमाउंट, सो इट विल ऑल्सो बी tantamount to debt against debt, which is again not allowed in Islam. So that's why Salam में ये concept है that you are getting the price, you are getting the payment in advance, but in return you have to supply or you have to provide a certain commodity to the buyer in future. Means on one hand you are receiving cash or you are receiving money from the buyer, but on the other hand you have to provide commodity to the buyer at some future date. So this is the basic concept of salam. और what is the rationale behind this concept, वो भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया है that in old times, in the times of Prophet peace be upon him, there was a difficulty for farmers and traders. So इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और रिबा को डिमोट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था कि सलम को फिर परमिसिबल करार दे दिया गया था. It was considered as permissible. Now how we can say that salam is beneficial to the seller and how it is beneficial to the buyer? Salam is basically beneficial to the seller because he received the price in advance. देखें, इसका जो बेसिक विजडम था या जो बेसिक रैशनेल था इस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करने का या इंट्रोड्यूस करने का, वो यही था कि जो हमारे पास फार्मर्स थे या जो हमारे पास ट्रेडर्स थे, दे नीडेड मनी इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग. उनको पैसा चाहिए था. सो दैट्स वाई दे कुड गेट दैट मनी बाय द वे ऑफ सलम. सो दैट्स वाई इट वॉज कंसिडर्ड एज बेनिफिशियल फॉर द seller. But now what about the buyer? Buyer को इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? Why he would get involved in such an agreement? Basically ये कहा जाता है कि सलम का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो बायर को वो जो कमोडिटी मिलनी होती है वो लोअर रेट पे मिल रही होती है एज़ कम्पेयर टू दी मार्केट रेट. मार्केट में जो रेट चल रहा होता है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू दी रेट विच इज़ प्रोवाइडेड टू यू इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम. सलम ये होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली द प्राइस इन सलम इज़ लोअर देन द प्राइस इन स्पॉट सेल्स. स्पॉट सेल्स में जो आपके पास कमोडिटी की प्राइस होती है वो हायर होती है, लेकिन सलम में आपको थोड़ी सी कंसेशन ये प्रोवाइड की जाती है, मींस बायर को थोड़ी सी कंसेशन ये प्रोवाइड की जाती है कि जो कमोडिटी का रेट होगा वो लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू द मार्केट रेट्स और एज़ कम्पेयर टू द रेट्स ऑफ in case of spot sales. So that's why we say that salam is beneficial both to the seller as well as to the buyer. So that's why we say that this concept provides motivation to both the seller as well as to the buyer. अब हम जब सलम का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सो देन वी मूव टूवर्ड्स सर्टन कंडीशंस ऑफ सलम दैट सलम दिस कॉन्सेप्ट हैज़ गॉट सर्टन कंडीशंस एज वेल. इन कंडीशंस को आपने फॉलो करना होगा वेदर एज अ सेलर और एज अ बायर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बट यू हैव टू कीप इन माइंड सर्टन कंडीशंस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सलम. द फर्स्ट कंडीशन इज दैट it is necessary for the validity of salam that the buyer pays the price in full to the seller at the time of effecting the sale. ठीक है, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है या जो फर्स्ट कंडीशन है सलम की वो यही है दैट बायर हैज़ टू पे फुल प्राइस टू दी सेलर. क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है कि बायर भी यही कहता है कि दैट आई विल पे यू द प्राइस इन फ्यूचर और आई विल पे यू द प्राइस इन इंस्टॉलमेंट्स, तो जो बेसिक थीम था सलम का कि फार्मर्स को या ट्रेडर्स को, वो जो नीडी पर्सन था उसको पैसे चाहिए थे, तो वो जो बेसिक थीम था वो फेड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि हम सलम इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि सेलर को पैसे चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस रन कर सके, उससे कमोडिटीज़ जनरेट कर सके और फिर वही कमोडिटीज़ बायर को प्रोवाइड कर सके. लेकिन अगर बायर ही एडवांस पेमेंट नहीं कर रहा या ऑन द स्पॉट फुल पेमेंट नहीं कर रहा और वो ये कह रहा है कि मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा या इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करूंगा, देन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग दिस काइंड of contract, because it would not be considered as beneficial to the seller and it would not be considered as beneficial to the buyer. So that's why एक condition तो ये है कि commodity आपको future में मिलेगी but price आपने पहले से ही पे करनी होगी seller को at the time of effecting the sale, क्योंकि otherwise it would be considered as sale of debt against debt which is not allowed in Sharia. Then जो हमारे पास second condition है, second condition is that salam can be effected in those commodities
only the quality and quantity of which can be specified exactly। आप सलम सिर्फ उन कमोडिटीज़ के साथ ही कर सकते हैं जिनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी पहले से ही स्पेसिफाइड हो। मींस आपको पता हो कि जो कमोडिटी जिसकी हम डीलिंग करने वाले हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी और उसकी क्वांटिटी क्या होगी। फॉर एग्जांपल दे हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ प्रेशियस स्टोन्स के बारे में कहा जाता है दैट ईच एंड एवरी स्टोन हैज़ इट्स ओन क्वालिटी एंड ईच एंड एवरी स्टोन हैज़ इट्स ओन वेट। ठीक है, तो प्रेशियस स्टोन्स की अगर बात आ जाती है तो आप इस केस में सलम का एग्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कमोडिटी तो आपके पास अभी फॉर द टाइम बीइंग एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्योंकि सलम में हम ये कहते हैं कि एक्सेप्शन है टू दी रूल्स ऑफ सेल के सलम में ये कहा जाता है दैट कमोडिटी इज़ नॉट एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सेल। जिस टाइम आप एग्रीमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम कमोडिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। हमने सेल के जो रूल्स थे उनमें ये पढ़ा था दैट द कमोडिटी मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सेल, लेकिन सलम को शरिया में परमिसिबल किया गया है क्योंकि ऑल्दो ये इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ सेल, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हमें नज़र आती हैं और जिसमें से एक एक्सेप्शन ये है दैट द कमोडिटी इन सलम इज़ नॉट एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सेल। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि कमोडिटी तो एट द टाइम ऑफ सेल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर आप ऐसी कमोडिटीज़ की डीलिंग करेंगे बायर के साथ जिनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी का आपको अंदाज़ा है, जिनकी सेलर को पता है कि उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है। लेकिन जब प्रेशियस स्टोन्स की बात आती है, स्टोन्स की जब हम बात करते हैं तो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का हमें पहले से पता नहीं होता जब तक कि वो जनरेट ना हो जाएं, जब तक कि वो डेवलप ना हो जाएं, जब तक कि वो क्रिएट ना हो जाएं। तो दैट्स वाई वी से दैट सलम का कॉन्ट्रैक्ट आप स्टोन्स के मामले में नहीं कर सकते क्योंकि ईच स्टोन हैज़ इट्स ओन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जबकि सलम में ये होता है कि आपको जो कमोडिटी आप फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी का आपको आइडिया होना चाहिए, चाहे वो सेलर है या बायर है, दोनों को आइडिया होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या होगी और उसकी क्वांटिटी क्या होगी। लेकिन स्टोन्स के केस में ऐसा नहीं होता, तो दैट्स वाई सलम कैन नॉट बी इफेक्टेड इन केस ऑफ स्टोन्स। ठीक है, जो थर्ड कंडीशन है, सलम कैन नॉट बी इफेक्टेड ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी और ऑन अ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ फॉर्म। आप सलम ऐसे प्रोजेक्ट में भी नहीं कर सकते, ऐसे केस में भी नहीं कर सकते कि जहाँ पे कोई पर्टिकुलर कमोडिटी या कोई पर्टिकुलर फार्म या कोई पर्टिकुलर फील्ड इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल सेलर बायर को ये कहता है कि मैं तुम्हें ये जो फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, लेट्स सपोज नौशहरा में या लेट्स सपोज चारसदा में कोई एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में हमने जो है क्रॉप यील्ड करनी है और उसी प्रॉपर्टी की जो क्रॉप होगी वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा इन फ्यूचर। सो वी विल से दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम इज़ इनवैलिड क्योंकि आपने कोई एक स्पेसिफिक फील्ड या स्पेसिफिक फार्म को हाईलाइट करके नहीं बताना कि मैं तुम्हें इसी फील्ड या इसी फार्म की कमोडिटी प्रोवाइड करूँगा। आपने जनरली बायर को कहना होगा कि तुम मुझे पैसे दे दो और फ्यूचर में मैं तुम्हें इतने केजी व्हीट प्रोवाइड कर दूँगा या इतने केजी राइस प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें नौशहरा की ही व्हीट प्रोवाइड करूँगा या मैं तुम्हें नौशहरा की ही ये कमोडिटी प्रोवाइड करूँगा या मैं तुम्हें चारसदा की ये कमोडिटी प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को पॉइंट आउट करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर फार्म को पॉइंट आउट करते हैं, सो देयर इज़ अ चांस ऑफ अनसर्टेनिटी, देयर मे बी द केस ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको क्या पता है कि फ्यूचर में वो जो आपका जो फार्म है वो एज इट इज़ रहेगा या फ्यूचर में वो आपकी जो फील्ड है वो एज इट इज़ ही रहेगी, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी। नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं या कोई और डिस्ट्रक्शन हो सकती है जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो आपने किसी एक स्पेसिफिक फील्ड या किसी एक स्पेसिफिक फार्म का नाम नहीं लेना, बट आपने ओवरऑल बात करनी होगी कि मैं तुम्हें इतने केजी ये कमोडिटी प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। कोई एक पर्टिकुलर फील्ड या एक पर्टिकुलर फार्म आप हाईलाइट नहीं करेंगे ड्यू टू अनसर्टेनिटी। देन फोर्थ कंडीशन, it is necessary that the quality of the commodity is fully specified, leaving no ambiguity which may lead to dispute। अगेन यही बात है कि आपने जो भी कमोडिटी बायर को प्रोवाइड करनी होगी इन फ्यूचर, उसकी क्वालिटी के बारे में आपने पहले से बताना है कि आप इस क्वालिटी का और इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है अपने बायर को प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर, ताकि कोई एम्बिग्विटी या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो फ्यूचर में दोनों पार्टीज़ के दरमियान। द फिफ्थ कंडीशन इज़ दैट it is also necessary that the quantity of commodity is agreed upon in equivocal terms. Equivocal is agreed upon in unequivocal terms. Unequivocal terms का ये मतलब है कि आपने ये देखना होगा कि बायर और आपने ये देखना होगा कि कमोडिटी
किन मेजर्स में नॉर्मली वेट की जाती है। अगर एक कमोडिटी को केजीज़ में वेट किया जाता है तो आप केजीज़ से ही रिलेटेड एग्रीमेंट करेंगे। अगर एक कमोडिटी है उसको लेट सपोज तोला में जो है तोला एज अ यूनिट ऑफ मेजर यूज़ किया जा रहा है तो आपने तोला को ही एज अ यूनिट ऑफ मेजर उठाना होगा। अगर लेट सपोज लीटर्स में बात हो रही है, नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ है उसमें लीटर्स में बात होती है, अगर हम एक प्रोडक्ट की बात करें तो आपने उस प्रोडक्ट को लीटर्स में ही हाईलाइट करना होगा। या लेट सपोज अगर हम कुछ फ्रूट्स हैं या एग्स की बात करते हैं तो हम डजन्स में करते हैं, तो डज़न के बारे में ये कहा जाता है इट्स अ कॉमन मेजर, इट्स अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजर, तो आपने फिर डजन्स को ही उठाना होगा। मीन्स यू हैव टू सी दैट इन योर कंट्री what units are used for, what units of measurements are used for different vegetables, for different fruits or for different commodities, and you have to use those units as well। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई चीज़ है वो आपने आपकी कंट्री में केजीज़ में अवेलेबल है एंड यू आर मेकिंग एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू पाउंड्स या फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू ग्राम्स, सो दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम इनवैलिड। ऐसा आपने कुछ नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नॉर्मली गोल्ड एंड सिल्वर की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो नॉर्मली तोला में करते हैं। सो अगर इस कमोडिटी की आप डीलिंग कर रहे हैं बायर के साथ तो ये आपने तोला में ही करनी होगी। आपने देखना होगा कि आपकी कंट्री में नॉर्मल यूनिट्स क्या हैं या नॉर्मल कौन सी यूनिट्स में मेजरमेंट्स होती हैं। देन सिक्स्थ कंडीशन इज़ दैट द एग्जैक्ट डेट एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी मस्ट बी स्पेसिफाइड। जो एग्जैक्ट डेट है जिस डेट पे आपने कमोडिटी प्रोवाइड करनी है बायर को और जो प्लेस होगा डिलीवरी का, इट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन दी कॉन्ट्रैक्ट, पहले से आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लेना है। सेवेंथ कंडीशन है सलम कैन नॉट बी इफेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ थिंग्स विच मस्ट बी डिलीवर्ड एट स्पॉट। कुछ कमोडिटीज़ होती हैं विच मस्ट बी डिलीवर्ड एट स्पॉट, क्योंकि अगर आप ऑन दी स्पॉट डिलीवरी नहीं कर रहे और फ्यूचर में आपने डिलीवर करनी होगी तो हो सकता है कि उनकी जो वैल्यू है या जो उनकी प्राइसेस हैं उनमें वेरिएशंस आ जाएं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है गोल्ड की या आप कह सकते हैं सिल्वर की। अगर आप अभी आज पेमेंट ले रहे हैं एंड यू आर सेइंग टू द बायर दैट I will provide you 5 तोला ऑफ गोल्ड इन फ्यूचर एट दिस डेट, आप डेट भी स्पेसिफाई कर देते हैं बायर को कि मैं तुम्हें 5 तोला प्रोवाइड करूंगा और आज आपने 5 लाख रिसीव कर लिए हैं बायर से। सो नाउ देर आर चांसेस कि फ्यूचर में जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएं या डाउन चली जाएं। सो ऐसी कमोडिटीज़ जिनकी प्राइसेस में या जिनकी वैल्यूज़ में वेरिएशंस आने के चांसेस हों उन केसेस में भी आप सलम नहीं करेंगे, सलम के एग्रीमेंट में इन्वॉल्व खुद को नहीं करेंगे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस, दीज आर दी सम ऑफ द कंडीशंस ऑफ सलम। ठीक है, अच्छा अब कंडीशंस से हट के कुछ डिस्कशंस हुई हैं। वो डिस्कशंस ये हैं कि कुछ स्कॉलर्स हमें ये कहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि दी टाइम एंड डिलीवरी मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ स्कूल्स ये कहते हैं कि ये भी पता होना चाहिए, मतलब जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम हनफी स्कूल आपको ये कह रहा है दैट द कमोडिटी रिमेन्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट फ्रॉम द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू द डेट ऑफ डिलीवरी। मींस जिस डेट पे आप कॉन्ट्रैक्ट करें उस डेट पे कमोडिटी का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है डिलीवरी डेट तक। मींस जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है बायर के साथ उस दिन वो कमोडिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए। लेकिन जो आपके पास रिमेनिंग 3 स्कूल्स हैं इस्लामिक फ़िक़ा के, शफ़ी, मलिकी एंड हम्बली, they are saying that the availability of commodity at the time of contract is not a condition for the validity of salam। वो ये कहते हैं that the commodity must be existing at the time of delivery। commodity का डिलीवरी के टाइम पे एग्जिस्ट होना मस्ट है, बट दिस इज़ नॉट मस्ट दैट द कमोडिटी मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अगर कमोडिटी अवेलेबल नहीं है या एग्जिस्ट नहीं कर रही सो इट्स ओके, क्योंकि सलम का कॉन्सेप्ट इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि फार्मर्स एंड ट्रेडर्स को प्रॉब्लम्स थी। दे वर फेसिंग इश्यूज़ ऑफ फंड्स, दे वर फेसिंग इश्यूज़ ऑफ कैश, सो दैट्स वाई उन्होंने सलम में ख़ुद को इन्वॉल्व किया। तो अगर उस टाइम कमोडिटी एग्जिस्ट कर रही होती सो वाई दे वुड हैव इन्वॉल्व्ड इन दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम। सो दैट्स वाई दीज 3 schools of Islamic fiqh are saying that it's not a necessary condition that the commodity must be existing at the time of contract or the commodity must be available at the time of contract। हाँ, but it is a necessary condition that the commodity must be available at the time of delivery। डिलीवरी टाइम पे कमोडिटी का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। फिर कुछ डिस्कशन ये भी हुई है कि डिलीवरी टाइम ये जो हम डेट फिक्स करते हैं हमें
हम कितने टाइम के बाद जो है कमोडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं बायर को। नॉर्मली कितने टाइम के बाद हमें कमोडिटी बायर को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जो हमारे पास हनफी एंड हम्बली स्कूल्स हैं, दे आर सेइंग दैट जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एटलीस्ट 1 मंथ के बाद आपको वो कमोडिटी अपने बायर को प्रोवाइड कर देनी चाहिए। क्योंकि जब हम सलम की बात करते हैं तो सलम में हम ये कहते हैं कि हम जो है कम प्राइस पे जो है बायर्स को कमोडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कम प्राइस पे तभी आप प्रोवाइड कर सकते हैं जब आपके पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा आ रहा हो। लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि 1 मंथ का टाइम इस वजह से होना चाहिए, एटलीस्ट डिलीवरी टाइम मींस 1 मंथ का टाइम गैप होना चाहिए जब हम एग्रीमेंट करते हैं सलम का। वो इस वजह से क्योंकि सलम नॉर्मली फार्मर्स एंड ट्रेडर्स ही प्रैक्टिस करते हैं। सो उनको इतनी अपॉर्चुनिटी या इतना टाइम प्रोवाइड करना चाहिए सेलर को कि वो जो कमोडिटी जिस कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो कमोडिटी वो इतने टाइम में अरेंज भी कर सके। सो दैट्स वाई जो हमारे पास हनफी एंड हम्बली स्कूल्स हैं, दे आर सेइंग दैट जब सलम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, तो जो हम डेट ऑफ डिलीवरी डिसाइड करते हैं वो एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट डेट में और डिलीवरी डेट में एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए। इसके अलावा इमाम मलिक जो हैं वो कहते हैं दैट देयर शुड बी अ मिनिमम पीरियड फॉर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम। अगेन ही सेइंग दैट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जब हम सलम का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डिलीवरी डेट जब हम डिसाइड करते हैं तो ये इसका भी कोई ना कोई मिनिमम पीरियड होना चाहिए कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम कैन बी कंडक्टेड फॉर 1 मंथ या लेट्स सपोज फॉर 2 मंथ्स। एक मिनिमम पीरियड हमने डिसाइड करना होता है सलम का। लेकिन कुछ ज्यूरिस्ट हैं हमारे पास जैसे कि इमाम शाफी एंड हनफी ज्यूरिस्ट, दे आर सेइंग दैट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिपेंड करता है बायर और सेलर पे कि वो कितना टाइम पीरियड रखते हैं सलम के कॉन्ट्रैक्ट में, कि कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है और डिलीवरी कब होगी। ये बायर और सेलर पे ही छोड़ देना चाहिए। दे शुड डिसाइड इट विद म्यूचुअल कॉन्सेंट, क्योंकि फार्मर्स एंड ट्रेडर्स देयर लाइक arrangement of commodities vary from trader to trader and from farmer to farmer and depending upon the quality and depending upon the quantity of commodity. So इसलिए कोई मिनिमम टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए कि कितने टाइम के बाद जो है सेलर को मस्ट कमोडिटी प्रोवाइड कर देनी चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बायर एंड सेलर। अगर वो कोई मिनिमम पीरियड डिसाइड करना चाहते हैं कि बायर उससे कहता है कि यू हैव टू प्रोवाइड मी कमोडिटी आफ्टर 1 मंथ और यू हैव टू प्रोवाइड मी द कमोडिटी आफ्टर 15 days, सो इट इज़ परमिसिबल, इट इज़ अलाउड, वो ऐसा कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। ये नेसेसरी कंडीशन हम इसे नहीं कहेंगे, वैलिडिटी हम इसे नहीं कहेंगे। अब बात आ जाती है सलम एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सलम, दैट व्हाट डू वी मीन बाय सलम एंड हाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल्स ऑफ सेल। इसे एक्सेप्शन क्यों कंसिडर किया जाता है एंड व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ सलम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सलम एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग and what do we mean by parallel salam. So till then, thank you class.